जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज का हमारा नेक्स्ट हिंदी का प्रैक्टिस सेट होने वाला है जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। हमारा सवाल नंबर 1 है, राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहाँ स्थित है। हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय अनुवाद मिशन मैसूर में स्थित है। अब हम इसके ऑप्शन के बारे में अदर इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। अब आपसे हमारा क्वेश्चन है कि नई दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी कब बनी थी। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताइएगा। नई दिल्ली में जो है वो हमारा थर्ड विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। थर्ड विश्व हिंदी सम्मेलन जो है, थर्ड विश्व हिंदी सम्मेलन, हिंदी सम्मेलन कब हुआ था हमारा? यह थर्ड विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 1983 में। हमारा थर्ड विश्व हिंदी सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था। न्यूयॉर्क में, या न्यूयॉर्क शहर जो है वो किस देश में स्थित है? इस क्वेश्चन का जवाब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। न्यूयॉर्क में हमारा हुआ था 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन। 8वां जो है विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 2007 में। यह हुआ था न्यूयॉर्क में। और परामारीबो सूरीनाम में हमारा 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। कौन सा? 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। यह कब हुआ था? 2003 में 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन परामारीबो सूरीनाम में हुआ था। हमारा नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कौन सा विभाग है निम्नलिखित में से? हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजभाषा विभाग है। अब आपसे मेरा एक सवाल है, राजभाषा आयोग कब बना था? कौन सा? राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग। ये क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। जितने क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ वो सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राजभाषा आयोग कब बना था, कब बना, और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? ये सभी क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारा नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, हमारा नेक्स्ट सवाल है, विश्व हमारा नेक्स्ट सवाल है, हिंदी भाषा के उद्भव का सही क्रम क्या है? हिंदी भाषा के उद्भव का सही क्रम क्या है? हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाली, प्रकृत, अपभ्रंश। फिर से हमारा हो जाएगा हिंदी। हिंदी जो है ये लास्ट में आती है। पहले संस्कृत होगा, इसका सही क्रम हो जाएगा संस्कृत। संस्कृत के बाद में हमारा हो गया पाली, पाली के प्रकृत, उसके बाद में अपभ्रंश, फिर से हमारा हिंदी हो जाएगा। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम हिंदी के बारे में जान लेते हैं। हिंदी जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। और इसका प्रादुर्भाव जो हुआ था वो कब हुआ था? प्रादुर्भाव जो है वो हमारा हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। प्रादुर्भाव 1000 ईस्वी के आसपास हुआ था। और जो है हिंदी शब्द जो है, हिंदी शब्द का जन्म जो है संस्कृत के सिंधु शब्द से हुआ है। 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 अब क्वेश्चन होगा आपका कि पहली बार हिंदी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो पहली बार हिंदी शब्द का जो प्रयोग है वो ईरानियों ने किया था। इन्होंने ईरानियों ने हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। और हिंदी की मूल उत्पत्ति जो है, हिंदी की जो है मूल उत्पत्ति वो सौर श्रेणी अपभ्रंश से हुई है। सौर श्रेणी अपभ्रंश से हिंदी की मूल उत्पत्ति जो है वो हुई है। अपभ्रंश, सौर श्रेणी अपभ्रंश से हिंदी की मूल उत्पत्ति हुई है। उम्मीद है यह क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, नेक्स्ट सवाल हमारा है, कंठ तालव्य कौन सा है? कंठ तालव्य कौन सा है? हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आई जो है ये कंठ तालव्य वर्ण है। अब हमारा हो जाएगा अदर ऑप्शन में, हा जो है वो काकल्य वर्ण है। कौन सा? काकल्य वर्ण जो है वो हा है। हाँ, काकल्य वर्ण है। छोटी ई बड़ी ई जो है ये हमारा स्त्रीलिंग वर्ण है। कौन सा? स्त्रीलिंग वर्ण। आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आता है, लेकिन इसे एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ।
जिससे आप सभी लोगों को एग्जाम में अच्छी मदद मिलेगी। स्त्रीलिंग वाला जो है छोटी ई, बड़ी ई और री भी है, यहाँ पे री ऐड कर लीजिएगा। ऋषि वाला जो री है ये भी है। खा और छा ये जो है महाप्राण वर्ण है। कौन से? महाप्राण वर्ण। मैं यहाँ पे ये पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन बस इसके बारे में मैं समझा रहा हूँ कि जिससे आप सब लोगों को मोटा मोटा आइडिया रहे एग्जाम में। महाप्राण वर्ण है। अब हमारा नेक्स्ट सवाल हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट सवाल है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से वर्ण में है? हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतस्थ व्यंजन ऑप्शन नंबर सी में है। या अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होते हैं। ये कौन कौन से? या, रा, फिर उसके बाद में ला। या, रा, ला और वा होगा। या, रा, ला और वा, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं। हम चा, छा और जा की बात करते हैं। ये हमारा तालव्य व्यंजन है। कौन से? तालव्य व्यंजन है। ये सभी हमारे तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन है। उसके बाद में पा, फा और जो है पा, फा, वा, फा, जो पा वर्ग है ये हमारा हो जाएगा ओष्ठ व्यंजन। अगर आपसे व्यंजन भी पूछ ले तो बता दीजिएगा ये ओष्ठ व्यंजन है। कौन सा? ओष्ठ व्यंजन। पा, फा और बा। उम्मीद है यह क्वेश्चन आप सभी लोग आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है कृपालु में कौन सा प्रत्यय है? कृपालु में कौन सा प्रत्यय है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृपालु में आलू प्रत्यय है। अब हम कुछ अदर फैक्ट जान लेते हैं। अदर फैक्ट, कृपालु में आलू प्रत्यय है। पश्चिम में कौन सा प्रत्यय होगा? मेरा आपसे क्वेश्चन है कि पश्चिम जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? तो पश्चिम में इम प्रत्यय होगा। इम प्रत्यय होगा। पश्चिम में इम प्रत्यय होगा। और सुमित्रा में एक क्वेश्चन और बता दीजिएगा कि सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय होगा? सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय होगा? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछे हैं वो आप सभी लोग अगर पढ़ते हैं अच्छे से तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दीजिएगा। उसे ऐसे में हल्के में लेकर के ना मत छोड़ दीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित पद में कौन सा पद वया प्रत्यय लगने से बना है? हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खवैया जो शब्द है ये वया प्रत्यय से बना हुआ है। तो चलिए इसी संदर्भ में हम थोड़ा और भी देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है अदर। अदर में हम आपसे क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। पढ़ ही रहे हैं तो अच्छे से पढ़ें, जिसमें आप सभी लोगों को जो टाइम है वो अच्छे से मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में आपसे मैं जितना भी क्वेश्चन करूँगा वो आप सभी लोगों को उसका आंसर दीजिए और अपना नॉलेज भी आपका चेक हो जाएगा, जिससे एग्जाम में आप सभी लोगों को बहुत ही मदद मिलेगी। तो हमारा अगला सवाल जो है इस क्रम में क्या है? अधिमानता में कौन सा उपसर्ग है? अधिमानता में उपसर्ग आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो चलिए हमारा अगला सवाल है बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। मैं संज्ञा बताइए। संज्ञा यानी किसी वस्तु का नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा। तो बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। ये किस प्रकार की संज्ञा है? तुम्हारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा जो है एक भाववाचक संज्ञा है। उम्मीद है प्रश्न समझ में आ गया होगा। हमारा अगला सवाल है लड़का दौड़ता है। इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा लड़का जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला सवाल है हमारा नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेता का स्त्रीलिंग वर्ण है नेत्री। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी के बारे में, भ्रात्रा के बारे में। भ्रात्रा मतलब इसका स्त्रीलिंग वर्ण हो जाएगा भ्रातृ। हमारा स्त्रीलिंग वर्ण हो जाएगा। दाता का दात्री हो जाएगा। और विधुर का जो हमारा होगा वो विधवा।
विधुर का हो जाएगा विधवा। उम्मीद है यह प्रैक्टिस सेट आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।